नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस चमकती चीज की जिसकी कीमत हाल ही में थोड़ी नीचे आई है। सोना। और ये सवाल सिर्फ निवेशकों का ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस परिवार का है जो शायद शादी या किसी त्योहार के लिए सोना खरीदने का सोच रहा था। सही कहा। सोने की कीमत हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हाँ। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास निवेश गुरु हिंदी का एक विश्लेषण है और वो इसके पीछे 5 बड़े कारण बताता है। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है। और आज हम सिर्फ इन कारणों को गिनाएंगे नहीं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि सोने की कहानी कभी भी एक अकेले कारण से नहीं बनती। ये कई ताकतों के बीच एक रस्साकशी जैसी है। तो सबसे पहला कारण बताया गया है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। अब ये बात अक्सर सुनने में आती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, कि अमेरिका के डॉलर का यहाँ भारत में सोने के भाव से क्या लेना देना। बिल्कुल। सतही तौर पर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का व्यापार डॉलर में होता है। अच्छा। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय रुपए जैसी दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे मांग घट जाती है। हाँ, मांग घटती है। लेकिन यहाँ असली खेल कुछ और है। और वो क्या है? वो है सोने और डॉलर के बीच की सीधी टक्कर। देखिए, जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बनता है तो निवेशक क्या करते हैं? वो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए भागते हैं। एकदम। और पारंपरिक रूप से उनके पास 2 मुख्य तिजोरियां होती हैं। एक है सोना और दूसरी है अमेरिकी डॉलर। कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। हाँ, वहाँ ब्याज दर भी आकर्षक रही हैं। तो निवेशकों को डॉलर ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद दोनों। तो पैसा सोने की तिजोरी से निकलकर डॉलर की तिजोरी में जा रहा है। ये सिर्फ खरीदने की ताकत का मामला नहीं, भरोसे का भी मामला है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब डॉलर की मजबूती सोने पर दोहरा वार कर रही है। एक तो वो बाकी दुनिया के लिए सोने को महंगा बना रही है, हाँ। और दूसरा वो खुद एक बेहतर विकल्प बनकर सोने से निवेश खींच रही है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो हम बाजार में देख रहे हैं। तो एक तरफ वैश्विक बाजार में डॉलर सोने की चमक फीकी कर रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू हमारे अपने देश के बैंकों में छिपा है, यानी ब्याज दरें। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स। स्रोत कहता है कि जब ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद होती है तो लोग सोने से पैसा निकाल लेते हैं। और ये सीधे तौर पर अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सिद्धांत से जुड़ा है। सोना एक नॉन यील्डिंग एसेट है। नॉन यील्डिंग मतलब अगर आपके लॉकर में 1 किलो सोना पड़ा है तो 10 साल बाद भी वो 1 किलो ही रहेगा। वो बढ़ेगा नहीं। नहीं, वो आपको कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं देगा। वो बस अपनी जगह पर बैठा है, इस उम्मीद में कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक तरह से पड़ा हुआ पैसा है। सही कहा। अब इसकी तुलना एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से कीजिए। ठीक है। जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत देता है तो बैंक आपको एफडी पर ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं। मान लीजिए आपको 7 या 8% का निश्चित गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। तब एक निवेशक सोचने पर मजबूर हो जाता है। बिल्कुल, कि मैं अपना पैसा सोने में क्यों फंसा कर रखूं जहां कोई निश्चित आय नहीं है, जबकि मैं उसी पैसे को बैंक में रखकर आराम से सालाना 8% कमा सकता हूं। और वहां जोखिम भी लगभग शून्य है। तो ये एक बहुत ही सीधा और तार्किक फैसला लगता है। बेशक, ये मांग और आपूर्ति का क्लासिक मामला है, लेकिन यहाँ असल कहानी निवेशकों की मानसिकता में बदलाव की है। जो पैसा पहले सोने में पार किया जाता था, अब वो सक्रिय रूप से बेहतर रिटर्न खोज रहा है। हर कोई अपने पैसे को काम पर लगाना चाहता है। उसे खाली बैठा देखना नहीं चाहता। और सोने की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो काम नहीं करता, सिर्फ अपनी कीमत बदलने का इंतजार करता है। तो निवेशक अपना पैसा सोने से निकालकर एफडी और बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो तो उनके लिए शेयर बाजार सोने से कहीं बेहतर विकल्प बन जाता है। और यही हमारा तीसरा बिंदु भी है। हाँ, और ये सोने की कहानी का तीसरा और शायद सबसे रोमांचक पहलू है। हमने सोने को सेफ हेवन या सुरक्षित पनाहगाह कहा। हाँ, लेकिन ये पनाहगाह कब काम आती है? जब बाहर तूफान हो। एकदम। मतलब ये एक ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसा निवेश है, जिसे लोग अच्छे दिनों में भूल जाना पसंद करते हैं। क्या खूब कहा है। बिल्कुल यही बात है। जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही हो, कंपनियां मुनाफा कमा रही हों और शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा हो, तब निवेशकों का आत्मविश्वास चरम पर होता है। बिल्कुल, उस माहौल को रिस्क ऑन माहौल कहते हैं, यानी निवेशक जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं।
और ऐसे में सोना जो शून्य जोखिम और कह सकते हैं शून्य रिटर्न का प्रतीक है, बहुत बाऊ लगने लगता है। इबाऊ और घाटे का सौदा भी, क्योंकि जब शेयर बाजार 20-25% का सालाना रिटर्न दे रहा हो, तब सोने में पैसा रखना एक तरह से उस मुनाफे को खोना है। सही बात है। निवेशक सोचते हैं कि जब तेज रफ्तार ट्रेन चल रही है तो बैलगाड़ी में क्यों बैठना, इसलिए वो सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार की तेज रफ्तार गाड़ी में लगा देते हैं। सोने की मांग फिर कम हो जाती है और उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। तो अब तक हमने 3 बड़े वित्तीय कारकों को समझा: डॉलर का दबाव, ब्याज दरों का आकर्षण और शेयर बाजार की रौनक। हाँ, ये तीनों मिलकर सोने से पैसा बाहर खींच रहे हैं। लेकिन भारत में तो सोने का रिश्ता सिर्फ निवेश से नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल। तो यहाँ की घरेलू मांग का क्या असर हो रहा है? ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्थानीय कारक है जिसे अक्सर वैश्विक विश्लेषक नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपयोक्ताओं में से एक है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर खरीद निवेश मांग नहीं बल्कि उपभोग मांग होती है। मतलब सोना गहनों के रूप में खरीदा जाता है? हाँ। हमारे यहाँ शादी ब्याह, त्योहार, अक्षय तृतीया, धनतेरस, इन मौक़ों पर सोना खरीदना एक जरूरत और परंपरा दोनों है। और यही वजह है कि भारत में सोने की मांग बहुत हद तक मौसमी होती है, सीजन पर निर्भर करती है। हाँ, जैसे जब शादियों का सीजन जोरों पर होता है या दिवाली नजदीक होती है तो सोने की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल। और ये मांग इतनी ज्यादा होती है कि ये वैश्विक कीमतों को भी प्रभावित कर सकती है। तो जब ये सीजन खत्म हो जाता है, जैसा कि अभी का समय है, तो बाजार में एक तरह का सन्नाटा छा जाता है। हाँ, एक खालीपन आ जाता है। जब ये मौसमी मांग कम हो जाती है तो स्थानीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है। जौहरी देखते हैं कि ग्राहक कम है तो वो बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्काउंट या मेकिंग चार्ज पर छूट जैसे ऑफर देते हैं। सही। इससे भी कीमतों में थोड़ी नरमी आती है। ये दिखाता है कि भारत में सोने का भाव सिर्फ न्यूयॉर्क या लंदन में तय नहीं होता, बल्कि हमारे अपने शहरों पर सराफा बाजारों की रौनक भी उसे तय करती है। ये वाकई में दिलचस्प है। अब आते हैं 5वें और आखिरी कारण पर, जो शायद सबसे अप्रत्याशित है: सरकार की नीतियां। इसे आप वाइल्ड कार्ड कह सकते हैं। वाइल्ड कार्ड? हाँ, ये ऐसे कारक हैं जिन पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है और इनका कीमतों पर तुरंत और बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। क्या क्या? इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स के नियम और सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व बैंक की भूमिका। चलिए इंपोर्ट ड्यूटी से शुरू करते हैं। ये कैसे काम करती है? देखिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग सारा सोना विदेशों से आयात करता है। हाँ, ये तो है। सरकार इस आयात पर एक शुल्क लगाती है जिसे इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। अगर सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा सोना आयात हो रहा है तो वो ड्यूटी बढ़ा सकती है। जैसे पिछले कुछ बजट में हमने देखा है कि ड्यूटी में बदलाव हुए हैं। अगर सरकार ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दे तो उसका असर हमें तुरंत बाजार में देखने को मिलेगा। रातों रात कीमतें बढ़ जाएंगी क्योंकि जो सोना देश में आ रहा है वो महंगा हो गया है। और अगर घटा दे तो सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा स्विच है जो सरकार के हाथ में होता है। और इसमें आरबीआई की क्या भूमिका है? ये थोड़ा पेचीदा लगता है। क्या आरबीआई भी सोना खरीदता बेचता है? हाँ, और ये बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा सोने के रूप में रखता है। देश की आर्थिक स्थिरता की गारंटी जैसा एक तरह से। हाँ। और आरबीआई समय समय पर अपने भंडार को संतुलित करने के लिए सोना खरीदता या बेचता है। तो अगर आरबीआई बाजार से बड़ी मात्रा में सोना खरीदने का फैसला करता है, तब क्या होगा? तो बाजार में सोने की आपूर्ति यानी सप्लाई कम हो जाएगी। और जब सप्लाई घटती है और मांग उतनी ही रहती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर आरबीआई अपने भंडार से सोना बेचने का फैसला करता है तो बाजार में अचानक सोने की सप्लाई बढ़ जाएगी और कीमतें गिर सकती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि सोने पर हर तरफ से हमला हो रहा है। सही कह रहे हैं। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। परफेक्ट स्टॉर्म। हाँ, एक तरफ वैश्विक स्तर पर मजबूत डॉलर और आकर्षक ब्याज दरें सोने से निवेश खींच रही हैं। दूसरी तरफ शेयर बाजार की तेजी निवेशकों को ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसा रही है। और भारत के अंदर त्योहारी मांग की कमी ने स्थानीय बाजार को ठंडा कर दिया है। और इन सब के ऊपर सरकार की नीतियां हैं जो कभी भी खेल को बदल सकती हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व के एक फैसले से लेकर भारत के एक छोटे से गांव में शादी का सीजन खत्म होने तक हर चीज इस पीली धातु की कीमत को प्रभावित कर रही है।
और ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगातार बदलते रहते हैं। आज डॉलर मजबूत है, कल शायद ना हो। आज शेयर बाजार तेज है, कल शायद गिर जाए। बिल्कुल, यही वजह है कि सोने का बाजार इतना गतिशील और अप्रत्याशित होता है। हमने ये तो समझ लिया कि सोने के दाम क्यों गिरते हैं, पर ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब इतने सारे कारण एक साथ सोने के खिलाफ काम कर रहे हों, तब भी दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और समझदार निवेशक इसे अपने पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा क्यों मानते हैं। शायद इसकी असली कीमत बुरे वक्त में ही पता चलती है।